8. अथर ने धीरे से अपना हाथ वापस लिया। आप मुझे क्लियर बताओ कि आयशा भाभी ने आपसे क्या बोला, कब बोला और क्यों बोला? लिसन अथर, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। इनफैक्ट शायद मैं ही तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझ सकती हूँ। क्यों, आपको भी ये सत्यसोरस डिसऑर्डर है क्या? सेट्राइसिस, समझे? सेट्राइसिस, इसे हाइपर सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। और नहीं, मुझे ये नहीं है, ये डिसऑर्डर्स मेल को ही होता है। इसके फीमेल वर्जन को निम्फोमेनिया कहते हैं। बेचारा अथर अभी पहले ही वर्ड को तो प्रोसेस नहीं कर पाया था कि राधिका ने एक और न्यूक्लियर वर्ड गिरा दिया। उसके मन में गूगल करने का ख्याल तो आया, पर दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग भी तो समझ नहीं आ रही थी। मैम प्लीज, ये मिसाइल जैसे वर्ड्स मेरे सर पे मत गिराओ। मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि ये क्या बीमारी है और आयशा भाभी ने आपसे मेरे बारे में क्या क्या बोला। राधिका उठी और वॉल पर लगी बड़ी सी बुक शेल्फ से एक किताब निकाल कर लाई। ये देखो अथर, हाइपर सेक्सुअलिटी के सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट को हर रोज किसी नए पार्टनर के साथ सेक्स करने का मन करता है। रोज सेक्स ना मिले तो, खासकर सेटिस्फैक्टरी सेक्स ना मिले तो इरिटेशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, यू नो, माइल्ड फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एपेटाइट यानी भूख भी कम होने लगती है। अथर ने सर खुजाया। ये भी कोई बीमारी होती है? इसे सुपर सन की सुपर ठरकी होना नहीं कहते? इसे मजाक में लेने की जरूरत नहीं है अथर। एज के साथ साथ डिजायर्स और बढ़ती जाएंगी। इन फ्यूचर तुम अपनी वाइफ से, फैमिली से भी चीट करने लगोगे। इन शॉर्ट, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे सराउंडिंग पीपल भी इस डिसऑर्डर से अफेक्ट होंगे। अरे नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आप पहले मुझे ये बताओ कि आयशा ने आपसे क्या क्या कहा। वो तो मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी, जैसे तुमने उसके साथ भी जबरदस्ती की हो। अथर का दिल जोर से धड़का। बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, बट द इम्पोर्टेंट वंस आर, नंबर 1, तुम बिना सेक्स के नहीं रह सकते। नंबर 2, तुम आयशा के साथ अपने रूफटॉप स्टडी रूम में कई बार सेक्स कर चुके हो। नंबर 3, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, पर उसके और तुम्हारे बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। ओह नो, आयशा कमीनी ने ये भी बता दिया। इस ठरकी औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड लास्ट, तुम्हारा किसी कॉलेज प्रोफेसर से भी अफेयर चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली मैं ही हूँ। वो मुझे टॉन्ट करने के लिए बोल कर गई थी, ताकि मैं डर जाऊं और तुम्हें दोबारा घर में घुसने ना दूं। आई थिंक उस दिन आयशा दी ने तुम्हें वॉशरूम में देख लिया था। पर ये सब बताने के लिए वो खुद घर क्यों आई थी? उन पर भी तो बता सकती थी। हाउ कैन शी? यहाँ वो अपना अफेयर भी तो कन्फेस कर गई ना, इसलिए फेस टू फेस बताने आई थी कि मैं कॉल रिकॉर्ड ना कर लूं। चीप लेडी। एनीवेज, मैं तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि तुमसे अब डिस्टेंस रखना है, पर जब उसने तुम्हारे सेक्सुअल अर्जेस के बारे में बताया, तुम्हारी कंपल्सिवनेस की, बुराइयां की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू आर नॉट द वायलेंट कल्प्रिट बट एन इनोसेंट विक्टिम। आप इस सेटिस के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने इस डिसऑर्डर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो क्या आप भी वो निमोफोनिया हो? निम्फोमेनिक? ओह गॉड, निम्फोमेनिक? नो, आई एम नॉट, एटलीस्ट नॉट एनीमोर। पहले सिम्टम्स थे मेरे अंदर भी, पता है क्यों थे? क्यों? राधिका उठी, उसने अथर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बेडरूम की ओर ले गई। फर्स्ट टाइम किसी लेडी के साथ बेडरूम जाते समय अथर खुश होने की बजाय घबरा रहा था। अथर ने देखा बेडरूम में एक 50-55 साल का आदमी सो रहा है। ये मेरे फादर है, इनको भी वही तुम्हारे वाला डिसऑर्डर था, शायद इसलिए मेरी सेक्सुअल अर्जेस भी एक टाइम बहुत एग्रेसिव थी। However, I learned to control it, or at least tame it. पर पापा ने कभी इस डिसऑर्डर को समझा ही नहीं, और आज देखो इन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए 10-10 टैबलेट खानी पड़ती है। मैम, फिर तो ये जितने भी रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, इनको जेल भेजने के बजाय ट्रीटमेंट होना चाहिए। दोनों रूम से बाहर आए। गुड क्वेश्चन, बट नो, रेप करने वाली भी डेफिनेटली मेंटली इल हैं, बट दे आर नॉट सफरिंग विद हाइपरसेक्सुअलिटी। रेप करने वाले सेक्स प्लेजर से ज़्यादा पावर और डोमिनेशन की डिज़ायर रखते हैं। बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस छोड़ दो तो साइट्राइसिस या हाइपरसेक्सुअलिटी वाले लोग कभी भी रेप नहीं करते। They actually seek for sexual pleasure, for a satisfying orgasm. ये भी एक रीज़न है कि मुझे रियलाइज़ हुआ, और इसीलिए मैंने तुमसे सॉरी बोला, क्योंकि तुम मुझे रेप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुमने बस सिग्नल गलत समझ लिया था।
तुम्हारे इंटेंशंस वायलेंट नहीं थे। ओह, शायद इसीलिए जब तक मुझे प्रॉपर कंसेंट नहीं मिल जाता मैं सेक्स नहीं कर पाता। There you are. That's the reason you never crossed your limits with your girlfriend. तुम चाहते तो फोर्सफुली भी उसके साथ कर सकते थे, but you chose to wait for her consent. जो आयशा दी ने बताया कि तुम्हारी शादी के बाद ही मिलेगा। मेरे बम पर 2 तिल हैं। What? तो मैं क्या करूं? ओह, आयशा भाभी ये बताना भूल गई थी शायद। राधिका जोर से हंसी। वो हंसी तो उसके ग्लोब्स भी आपस में टकरा कर हंसे। अथर्व को लालच आने लगा। अब जब आपने घर बुला ही लिया है तो क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? मेरा दोस्त वैसे भले ही महा बेवकूफ हो, पर लेडीज को मैनिपुलेट करने में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसा मासूम चेहरा बनाकर हक करने के लिए कहता था कि कोई लेडी मना ही ना कर पाए। फिर हक करते करते ही कपड़ों में हाथ डालने लग जाता था। ये एक ऐसी जादू की झप्पी थी जो शुरू तो वर्टिकल होती थी, पर खत्म होते होते दोनों लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ चुके होते थे। आई नो किस टाइप की हक करनी है तुमको, बट आज नहीं। इनफैक्ट इस पूरे वीक नहीं। जब तक पापा घर पर है, आई कांट डू एनीथिंग। ओह, अथर्व राधिका के घर से मुंह लटका के निकला तो सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचा। हर तरफ से रिजेक्ट हुए बेचारे को अब सेक्सी स्वीटी का ही सहारा बाकी था। मेडिकल स्टोर पर एक 50 साल के अंकल बैठे थे। कॉन्डम, एक पैकेट कॉन्डम देना। कौन सा कंडोम चाहिए? अथर्व ने सर खुजाया। कौन सा मतलब? अरे भाई, सेक्स करने वाला चाहिए और क्या। फ्लेवर बताओ। अरे अंकल, आइसक्रीम नहीं चाहिए, कॉन्डम चाहिए। फ्रूट्स छोड़कर कोई भी फ्लेवर दे दो। अंकल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिफाफे में डालने ही वाले थे, उन्होंने घूर कर देखा। अथर्व ने स्मार्टनेस से नजर फेर ली। अंकल ने चॉकलेट फ्लेवर उठाया और उसके सामने रखा। हाँ, ये चलेगा। एक सिल्क भी दे दो। 220 रुपए। अथर्व ने झट से पैसे दिए और घर की ओर चल दिया। अभी उसे मम्मी से चुगली भी तो करनी थी। गली में एंटर करते ही बहादुर ने उसे ऐसा कड़क सलाम ठोका जैसे अथर्व कोई आर्मी ऑफिसर हो। अथर्व ने घर पहुंचकर मम्मी को कान में बस इतना बोल दिया कि पापा को आज भी वाइन शॉप पर देखा था दिन में। छोटी सी चिंगारी लगाकर अथर्व मस्त अपने रूम में घुसा ही था कि स्वीटी आ गई। हाय हैंडसम, हाउस योर डे? अथर्व ने फिर उसे सर से पैर तक स्कैन किया। इस टाइम वो एक लूज टॉप और लेगिंग पहनी थी। उसकी टी शर्ट पर स्लोगन लिखा था, लुक अप, माय फेस इज आल्सो प्रीटी। गुड हैपनिंग। तो बता, क्या किया दिन में? वेट किया, अभी और करूंगी। किसका? रात होने का। अच्छा, आप वो लेकर आए? अथर्व ने हाँ में सर हिलाया। वाओ ग्रेट। कौन सा फ्लेवर है, दिखाओ ना एक बार। अभी नहीं, रात में। रात होने दे, तुझे सब दिखा दूंगा। तभी मम्मी ने आवाज दी, स्वीटी इधर आ तो, जरा हेल्प कर दे। ये कर रही हूँ सुबह से, किचन में हेल्प। स्वीटी पैर पटकती हुई रूम से निकल गई। अथर्व ने राधिका से हुई सारी कन्वर्सेशन मुझे व्हाट्सएप कर दी और सो गया। शाम को 7 बजे होहल्ले से उसकी नींद खुली। पापा और मम्मी के झगड़े की आवाज आ रही थी। वो दोनों क्या बोल रहे थे ये समझना तो मुश्किल था, पर क्यों झगड़ रहे थे ये अथर्व जानता था। उसने स्माइल की। अथर्व मजे लेने के लिए बाहर निकला तो उसे किचन में मम्मी पापा बहस करते दिखे। उनसे कुछ डिस्टेंस पर राकेश मामा खड़े मम्मी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और हॉल में सोफे पर बैठी स्वीटी मुंह नीचे करके रो रही थी। व्हाट? अब ये क्यों रो रही है? वो स्वीटी के पास पहुंचा। अपनी गलती के लिए राकेश भाई को क्यों? तुम बीच पे मत बोलो। अथर्व ने स्वीटी का कंधा पकड़ा। स्वीटी ने मुंह उठाकर देखा। हमेशा हंसता मुस्कुराता ब्यूटीफुल सा चेहरा अभी रो रो के हॉरिबल लगने लगा था। वो तुरंत अथर्व के गले लग गई और पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। अरे बच्चा, क्या हुआ? झगड़ा किचन में हो रहा है और तू यहाँ हॉल में बैठ के क्यों रो रही है? क्योंकि तुम्हारे पापा हमें घर से जाने के लिए कह रहे हैं, अभी आज ही। ओह शिट। दोपहर के इम्प्रोवाइजेशन का इफेक्ट रात के आर्गुमेंट में दिखाई दे रहा था। अथर्व ने तुरंत मुझे मैसेज किया, तूने ये बसर फैलाई है,
अब तू ही आइडिया दे कि इसे आज की रात कैसे रोकूं।